हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं धार्मिक अधिकार कौन कौन से हैं, हमें संविधान के द्वारा धर्म के संबंध में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, जो आर्टिकल 25 से 28 में जिनका उल्लेख है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं आर्टिकल 29 की। जो आर्टिकल 29 है, ये मेनली जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण से संबंधित है। जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक कौन से? धार्मिक या भाषाई। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, उनके हितों के संरक्षण से संबंधित है ना। मतलब कि वह प्रत्येक वर्ग, नागरिकों का वह प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा है, लिपि है, भाषा है, लिपि है और संस्कृति है। संस्कृति है, उन्हें इन सब को सुरक्षित रखने या उनके संरक्षण। आर्टिकल 29 कहता है कि नागरिकों का वह प्रत्येक वर्ग, नागरिकों का वर्ग नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उन्हें उनके संरक्षण का अधिकार होगा या अधिकार है। ठीक है, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग का मतलब क्या है? जैसे कि मराठी हो गए, मराठी बोलने वाले, है ना, ये एक वर्ग है। ठीक है, या हो गए पंजाबी, और भी बहुत सारे हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, ऐसे कोई वर्ग जिनकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें उनके संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 29 में कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ग का, अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। क्यों? अगर कोई बहुसंख्यक है, अगर जिनकी आबादी ज़्यादा है, जिन नागरिकों की या जिस वर्ग की आबादी ज़्यादा है, तो उनकी संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने का ज़रूरत नहीं है, संरक्षण प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनकी संख्या ज़्यादा है, तो समाज पे अगर जिस नागरिक की संख्या ज़्यादा होती है, जिस वर्ग की संख्या ज़्यादा होती है, समाज पर उसका असर ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन पद्धति समाज में ज़्यादा देखने को मिलती है, उनकी भाषा ज़्यादा प्रचलित रहती है, क्योंकि समाज में वही नागरिक, वही वर्ग, उसी वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा है, तो उनकी भाषा या फिर उनकी लिपि या उसकी संस्कृति को किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर ऐसा कोई वर्ग है तो उसे भी अपने संरक्षण का अधिकार है। परंतु ये जो आर्टिकल 29 है, ये मेनली अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। क्यों? है ना, ऐसा नहीं कहा गया कि बहुसंख्यकों के हित या उनकी भाषा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे हमारे देश में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है हिंदी का प्रचार नहीं किया जाएगा। इसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि हिंदी का प्रचार नहीं किया जाएगा, हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन अदर जो लैंग्वेज है, जैसे तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, उनको भी सुरक्षित रखा जाएगा। उस वर्ग के लोगों के हितों का भी संरक्षण किया जाएगा, उस वर्ग पर भी, उनके विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो वो अपने, है ना, नागरिकों का वह प्रत्येक वर्ग जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उन्हें उसके संरक्षण का अधिकार है। और नागरिकों, नेक्स्ट इसमें लाइन क्या है? नागरिकों के मध्य शिक्षा
शिक्षा संस्थान में भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब भाषा, जैसे कि हम किसी भाषा का उपयोग करते हैं, है ना, बोलचाल की भाषा, हम अपने विचारों को जिस भाषा से व्यक्त करते हैं बोलकर, वो भाषा हो गई, है ना। अगर उसी भाषा को अगर हम लिखकर व्यक्त करते हैं, अगर किसी भाषा को अगर उसकी लिखने की पद्धति जो होती है, अगर कोई भाषा है उसको लिखकर भी व्यक्त किया जा सकता है, उस भाषा में विचारों को लिखकर भी व्यक्त किया जाता है, तो उसकी मतलब लिपि होगी। और उसमें अगर उसको लिखा जा रहा है, उससे संबंधित मतलब नोट्स या फिर विचार व्यक्त करने के लिए उसको लिखकर, है ना, लिखकर व्यक्त करने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति, संस्कृति मतलब वर्ग की जीवन पद्धति, कैसे वो जीते हैं, है ना, जीवन में किस किस चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनका खान पान कैसा है, या फिर उनका पहनावा कैसा है। जैसे राजस्थानी लोग हैं, उनका पहनावा कैसा है कि वो पगड़ी पहनते हैं, है ना, पगड़ी पहनते ही उनका पहनावा है, वो खाना क्या खाते हैं, है ना, ये सब जीवन पद्धति है। तो जीवन पद्धति किस में आएगी? संस्कृति में। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा, है ना, प्रत्येक नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को भाषा, लिपि और अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा, और नागरिकों के मध्य शिक्षा संस्थानों में भेदभाव नहीं होगा। अर्थात इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई साउथ इंडियन है, साउथ का कोई व्यक्ति है और दिल्ली या फिर दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में, शिक्षा संस्थान में उसने एडमिशन लिया, वो वहाँ पढ़ता है, लेकिन उसका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उसका पहनावा है, जो दिल्ली में रहते हैं उनसे अलग है। उसका पहनावा कैसा है? वो साउथ में रहने वाले लोगों की तरह है। तो वो क्या हो सकता है कि वो धोती पहनता हो, जैसे साउथ में पहनते हैं, इडली सांभर खाता हो, है ना, उसका खान पान भी अलग हो। तो इस आधार पे शिक्षा संस्थानों में उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता, है ना। उसका पहनावा अलग है, वो कैसा दिख रहा है, या फिर वो क्या खाता है, उसकी संस्कृति कैसी है ना, उसका बोलचाल कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, इस आधार पर शिक्षा संस्थानों में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहली लाइन क्या है? नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने या संरक्षण का अधिकार है। नागरिकों के मध्य शिक्षा संस्थान में भेदभाव नहीं होगा, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब ये आर्टिकल ये नहीं बोलता कि बहुसंख्यकों को अपनी संस्कृति या भाषा या लिपि को सुरक्षा रखने का अधिकार नहीं है। ये भी बोलता है कि बहुसंख्यकों को भी है, परंतु बहुसंख्यकों की जो लिपि है, भाषा है, संस्कृति, उसको संरक्षण देने का मतलब ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में वही व्यक्ति ज़्यादा है, तो उसका संरक्षण स्वतः ही हो जाता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए उनको यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल 29 में कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ग का जो शब्द है उसका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इस संरक्षण का जो आधार माना जाता है, वो नेहरू रिपोर्ट मानी जाती है। कब आई थी? 1928 नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे कुछ बातें लिखी थी जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित थी। ठीक है, तो इसका आधार क्या माना जाता है? नेहरू रिपोर्ट मानी जाती है। विविधता में एकता संविधान का कौन सा आर्टिकल दिखाता है? 29, है ना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग जो है, जिनकी अलग अलग भाषा है, उनको अपने भाषाओं को संरक्षण देने का अधिकार है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि भारत में जितनी भी विविध अलग अलग भाषाएं हैं या संस्कृति हैं, उनका संरक्षण हो जाएगा। इससे क्या होगा कि विविधता भी बनी रहेगी और उनके बीच एकता भी बनी रहेगी। तो विविधता में एकता का जो वर्ड है, ये किसने बोला था? नेहरू जी ने बोला था। और विविधता में एकता से संबंधित जो आर्टिकल है संविधान में, वो आर्टिकल 29 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 बोलता है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक है और भाषाई अल्पसंख्यक हैं, इन्हें अपने जैसा ये चाहें मन अनुकूल शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, मतलब कि जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है ना, तो ये क्या है? अल्पसंख्यक है।
जैसे बौद्ध हो गए, जैन हो गए, हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, तो वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए, है ना। भाषाई अल्पसंख्यक मान कौन हो सकते हैं, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये भाषाई अल्पसंख्यक है। तो इन्हें अपने मन अनुकूल, मतलब जैसा ये चाहें वैसा शिक्षा संस्थान स्थापित करने का इन्हें अधिकार है, ठीक है। और अगर इनके शिक्षा संस्थान की कोई ज़मीन है, मान लीजिए शिक्षा संस्थान इन्होंने स्थापित कर लिया है और इनकी ज़मीन है कोई, अगर सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाता है, ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, तो इस ज़मीन का उनको मुआवजा दिया जाएगा बाजार रेट पर। अब भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक ने, है ना, शिक्षा संस्थान स्थापित कर लिया है, परंतु अब सरकार नई नई नीतियाँ निकालती रहती है ना, अगर किसी वजह से, है ना, किसी वजह से उस ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ जाता है सरकार को, तो सरकार क्या करेगी, उन अल्पसंख्यकों को उस ज़मीन का रेट देगी जो अब उस समय, है ना, जो भी जिस समय वो अधिग्रहण किया जा रहा है उस समय ज़मीन का जो भी भाव होगा, जो भी रेट होगा, उसका उतना वो उस अल्पसंख्यक समुदाय को मुआवजा देगी, ठीक है। तो आर्टिकल 30 क्या बोलता है, इसमें अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग है। अल्पसंख्यक, है ना, अल्पसंख्यक कौन कौन से, धार्मिक एवं भाषाई, उन्हें अपने मन अनुकूल शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अगर कभी भी सरकार के द्वारा उनकी ज़मीन का या फिर शिक्षा संस्थान की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उन्हें बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है। तो आर्टिकल जो 30 है इसमें डायरेक्ट अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है ना। 29 में कही गई है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है, लेकिन ये जो आर्टिकल 30 है ये प्रत्यक्ष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात कहता है। तो संविधान में ये अल्पसंख्यक जो वर्ड है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, संविधान के द्वारा इसे परिभाषित नहीं किया गया है ना, कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। लेकिन एक कानून पारित किया गया था 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम 92, ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के अनुसार क्या होता है कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम है ये कहता है कि अल्पसंख्यक कौन कौन से समुदाय होंगे, धार्मिक अल्पसंख्यक कौन से होंगे, भाषाई अल्पसंख्यक कौन से होंगे, ये तय करने का राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार राष्ट्रपति को है। मतलब कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में अल्पसंख्यक कौन से पूरे देश के हिसाब से सोचे, है ना, तो पूरे देश में कौन से समुदाय या कौन से वर्ग की संख्या सबसे कम है, ये तय करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे वर्क करता है, किसकी सलाह पे काम करते हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यक कौन सा समुदाय, कौन सा वर्ग अल्पसंख्यक होगा, ये तय करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति किसके सलाह पर ये तय करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर किसको है, राष्ट्रपति को। और वहीं अगर राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर कौन, राज्यपाल, ठीक है। तो राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक कौन है ना, किस राज्य में किस समुदाय या किस वर्ग की संख्या कम है, ये तय करने का अधिकार किसका है, राज्यपाल का, ठीक है। तो अगर संघीय स्तर की बात करें या केंद्र स्तर की बात करें तो अल्पसंख्यक की पहचान कैसे की जाएगी, ये तय करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, है ना। कौन से वर्ग, कौन सा समुदाय वो अल्पसंख्यक, ये तय करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, और राज्य स्तर पर राज्यपाल को, ठीक है। परंतु ये अधिनियम बोलता है कि जो हिंदू समुदाय या हिंदू वर्ग, हिंदू धर्म के जो लोग हैं इन्हें राष्ट्र स्तर पे कभी भी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो राष्ट्र स्तर पर कभी भी हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अगर पूरे देश की बात करें तो हिंदू जो वर्ग है उनकी संख्या ज़्यादा है पूरे देश में, तो हिंदू जो वर्ग है वो अल्पसंख्यक नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं
ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें हिंदू हैं उनकी संख्या कम है ना। हिंदू वर्ग के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनकी संख्या कम है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, ईस्ट हो गया, या फिर ये पंजाब हो गया। यहाँ पे हिंदू क्या है, हिंदू समुदाय है, उनकी संख्या कम है। तो राज्य स्तर पर हिंदू कम हो सकते हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए वो बहुसंख्यक है। तो सदैव कभी भी बहुसंख्यक जो हैं उनको अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम कहता है। ठीक है। 1952 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा 1995 में पांच ऐसे अल्पसंख्यक समूह का निर्धारण या फिर वर्ग का निर्धारण किया गया। वे थे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग और पारसी। 1995 में संघीय जो कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति के द्वारा 1995 में पांच ऐसे समुदायों को चयनित किया गया। ऐसे समुदाय की पहचान की गई जिनकी संख्या भारत में कम है। तो कौन कौन है उसमें से? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। फिर 2014 में फिर एक सर्वेक्षण हुआ होगा, तो 2014 में जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म को कब अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा मिला, तो वो 2014 में। ठीक है, समझ में आया आपको ये कि अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान या उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम के द्वारा 1992 में कौन करेगा? राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल। ठीक है। और कभी भी हिंदू वर्ग को कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा नहीं मिल सकता। ठीक है, राज्य स्तर पर मिल सकता है। और कौन? 1995 में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया। और 2014 में जैन धर्म को दिया गया। ठीक है, जैन धर्म को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो मेनली जो आर्टिकल 30 है वो मेनली जो आर्टिकल 30 है वो अल्पसंख्यक समुदाय को क्या अधिकार देता है कि वे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का निर्धारण कैसे होगा कि वे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है ना। तो इसका निर्धारण कैसे होता है कि इस जो शिक्षा संस्थान है, इसकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक के द्वारा की जानी चाहिए। एक तो ये हो गई कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई? इस संस्थान का जो उद्देश्य क्या होगा? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। किसका? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसका उद्देश्य होगा। तो इसकी स्थापना ही क्यों की जा रही है? क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक स्थापित कर रहा है, मान लीजिए कोई मुस्लिम है, वो अपने वर्ग के लिए मुस्लिम वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वह किसी संस्थान की स्थापना करता है, मदरसे की स्थापना करता है, तो वह इसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वह व्यक्ति, अगर संस्थान ऐसा स्थापित करना है जो अल्पसंख्यक हो, है ना, अल्पसंख्यक संस्थान को रिकॉग्नाइज क्यों करना है, क्यों पहचानना है? क्यों? क्योंकि अगर अल्पसंख्यक पता होगा कि वह अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, तो सरकार के द्वारा उनको कुछ सुविधाएं, कुछ छूट, कुछ आरक्षण दिया जाता है। इसलिए अगर शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक है तो उसका निर्धारण कैसे होगा कि वह शिक्षा संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की जानी चाहिए? किसी अल्पसंख्यक के द्वारा किया जानी चाहिए। और उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक क्या क्या छूट दी जाती हैं अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होते हैं इनको स्वायत्तता प्राप्त होती है। मतलब कि जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होते हैं उनमें जैसे शिक्षकों की भर्ती या फिर अन्य कर्मचारियों की भर्ती अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के द्वारा ही की जा सकती है। मतलब वो स्वायत्त होते हैं, उनमें उनको अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने मन से किसी को भी शिक्षक रख सकते हैं, कर्मचारी चयन कर सकते हैं ना। तो क्या शिक्षक की भर्ती में या अन्य कर्मचारी, इनमें उनको स्वायत्तता प्राप्त होती है।
स्वायत्ता प्राप्त होती है। मतलब अपने मन से वो किसी भी व्यक्ति जिसे चाहें उसे शिक्षक रख सकते हैं अपने मन से, और किसी भी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद कुछ छूटें दी जाती हैं, छूटें दी जाती हैं सरकार द्वारा, अनुदान दिए जाते हैं। अनुदान दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? कि संविधान में इनके संरक्षण की बात कही गई है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। तो राज्य का कार्य है कि वह उनको अनुदान प्रदान करे, सहायता प्रदान करे, ठीक है। तो इसलिए कुछ जो अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं, शिक्षा संस्थान होते हैं, उनको कुछ छूटें दी जाती है, कुछ अनुदान दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो अन्य शिक्षा संस्थानों को प्राप्त नहीं होते, इसलिए इन शिक्षा संस्थानों की पहचान आवश्यक होती है। जैसे अन्य शिक्षा संस्थान होते हैं, जैसे जो अल्पसंख्यकों के नहीं होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्थापित शिक्षा संस्थान है या फिर प्राइवेट शिक्षा संस्थान है, वहाँ पे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, धर्म के हिसाब से जो अल्पसंख्यक है, उनके लिए सीटों का आरक्षण किया जा सकता है अन्य शिक्षा संस्थानों में। लेकिन अल्पसंख्यकों के जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, उसमें जाति के आधार पर, जैसे SC या ST या OBC, इनके लिए आरक्षण नहीं किया जाता। OBC इनके लिए आरक्षण नहीं किया जा सकता। किसमें? यही एक अपवाद है ST SC के लिए, है ना। ST SC OBC के लिए सभी शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान ST SC OBC के आरक्षण के अपवाद हैं, ठीक है। तो ये किसके अपवाद हैं? आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 15(6). आर्टिकल 15(5) क्या कहता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए नामांकन में आरक्षण, शिक्षा संस्थान चाहे वो राज्य के द्वारा वित्त पोषित हो या फिर प्राइवेट हो, उनके लिए आरक्षण किसमें? नामांकन में, एडमिशन में आरक्षण। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 क्या बोलता है कि क्लॉज 6 बोलता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए नामांकन में आरक्षण की बात करता है। तो ये था सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। क्या क्या सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में, आज हमने ये पढ़ा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने धार्मिक अधिकार पढ़ाए हैं, तो वो आप इससे पहले वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।